आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है ये। इसमें डिस्कस करेंगे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। और कल से हम आपकी जो बाल मनोविज्ञान है या बाल विकास है सुपर टेट के सिलेबस में इसकी थ्योरी को शुरू कर रहे हैं। और पहला टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या उससे पहले हम जो बाल विकास है या बाल मनोविज्ञान है उसकी शुरुआत कैसे हुई ये डिस्कस कर लेंगे पहले। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो आने वाले वीडियोस रहेंगे, क्लासेस रहेंगी, उन सभी को शेयर आप कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते। चलिए आज का प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है? इसमें से एक चुनना है जो गलत है आपको, और 3 तथ्य इसमें ठीक हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा किस तरह की होती है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। समावेशी शिक्षा या कक्षा का जो तात्पर्य है उसमें ये होता है कि एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था से मतलब होता है जहाँ पर सभी वर्ग के लोग मानसिक स्तर पर, चाहे वो कमज़ोर हैं या फिर अधिक प्रतिभाशाली हैं, वो या अधिक बुद्धिमान हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, यानी सभी वर्गों के जो बच्चे हैं वो एक साथ शिक्षा जब प्राप्त करते हैं तो समावेशी शिक्षा या कक्षा कहलाती है। जब हर वर्ग के बच्चे एक कक्षा में होंगे, ठीक है, बुद्धिमान बच्चे भी, कमज़ोर बच्चे भी, पिछड़े बच्चे भी, समस्यात्मक बालक भी, सारे जब एक ही तरह के होंगे तो उनको अगर हम देखें, एक शिक्षक की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है सभी बच्चों बालकों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो इसमें जो पहला है, अगर हम देखें, व्यवहारिक और सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी शिक्षक की होती है, इसकी आवश्यकता होती है। अगला है समस्यात्मक क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमने बताया कक्षा में सभी तरह के बच्चे हैं, उसमें समस्यात्मक भी हैं, पिछड़े भी हैं, प्रतिभाशाली भी हैं। तो जिनको समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं जिन बच्चों के साथ में, उन बच्चों के साथ में शिक्षक का सीधे संपर्क होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। और निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग होना चाहिए। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाना ज़रूरी है। इस तरह का जो है कक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब धैर्यशीलता का कम होना, ये हमारा उत्तर होगा, क्योंकि धैर्यशीलता जो है होनी आवश्यक है इसमें। भाई सभी तरह के बच्चे हैं, एक टीचर, अगर एक शिक्षक इस तरह की कक्षा में जहाँ पर अलग अलग वर्ग के अलग अलग तरह के बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी को इस तरह की कक्षा को चलाने के लिए शिक्षक में काफ़ी धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए समस्या को हल करने के लिए, ठीक है, काफ़ी पेशेंस होना चाहिए। हो सकता है एक बार में जो जिनके साथ बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स हैं वो ना सॉल्व हो पाए टीचर की, तो अपना पेशेंस वो भी लूज़ कर सकता है। तो इसको धैर्यशीलता का कम होना ये इसमें शामिल नहीं है, मतलब धैर्यशील उसको होना ज़रूरी है। प्रश्न अगला, पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? ज्ञान का मौखिक रूप से स्थानांतरण करना चाहिए। अगर मौखिक रूप से करेंगे तो एक तरीके से थोड़ा सा कम रहेगा। जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। लेकिन अगर हम करिकुलम की बात करें तो कक्ष में जो है, जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसके द्वारा शिक्षण कराया जाना बेहतर रहेगा। वो इसलिए पठन पाठन की प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक को अपना जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक है विषय से संबंधित, उसके द्वारा जो है टीचिंग करानी चाहिए। क्योंकि पाठ्य पुस्तक के बिना छात्रों के लिए निर्धारित किया गया सिलेबस है वो उसको नहीं समझा पाएगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी फैक्ट है। स्कूल प्रशासन कमज़ोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त जो क्लासेस होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस में आपको कुछ क्लासेस दे देते हैं, ठीक है, स्कूल का जो प्रशासन है। तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या रिएक्शन देंगे? मान लीजिए कुछ बच्चे कमज़ोर हैं तो उनको एक्स्ट्रा समय की ज़रूरत होती है, उनको अलग से समझाना भी ज़रूरी होता है, समय देना भी ज़रूरी होता है। तब आपका क्या कर्तव्य होगा? अगर आप टीचर हैं तो प्रतिवाद करेंगे, कक्षा नहीं लेंगे, मना कर देंगे? ये तो नहीं करेंगे आप, ठीक है। निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे? ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थियों से कहेंगे कि वो खुद ही तैयार कर लें। तो आपकी ड्यूटी क्या है? क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी की बात कर रहा है, इसे आप अपना दायित्व के रूप में स्वीकार कर लेंगे, ठीक है। सटीक उत्तर के पास आपको पहुँचना है। एक शिक्षक के रूप में जब आप होंगे, आप अपने आप को रख करके देखिए क्या भूमिका होनी चाहिए शिक्षक की, ठीक है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा ही हो। ये कथन किसका है? अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक के जैसा हो। ये कथन मैंकन का है, ठीक है। उत्तर ए इसका हो जाएगा, उत्तर इसका ए हो जाएगा। प्रश्न अगला देखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नाम का ये कार्यक्रम प्राइमरी स्कूलों के लिए बनाया गया था। उत्तर इसका ए हो जाएगा।
और क्यों चलाया गया था? क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया था। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। जब भी कभी अध्यापक द्वारा पूछे गए जो प्रश्न होते हैं बच्चों से, उनका लिखित या मौखिक रूप से जब उत्तर मिलता है तो शिक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने में थोड़ी सी हेल्प मिलती है, क्योंकि शिक्षण में कमियों का पता चलता है, छात्रों की कमज़ोरियों का पता चलता है। तो इससे छात्रों की कमज़ोरियों का पता लगता है अगर रिटर्न में दे रहा है और मौखिक रूप से भी बता रहा है बच्चा, तो ये भी ठीक है। इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। शिक्षण उद्देश्य जो है, इससे अध्यापकों की कमियों का भी पता चलता है। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा, उत्तर डी इसका सभी आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला आज का देखेंगे। कुछ अध्यापक अनावश्यक रूप से व्याख्या करते रहते हैं, वही बात बार बार दोहराते हैं। अगर आपने देखा हो कक्षा में, अभी भी अगर आप देखते होंगे वर्तमान में भी, ठीक है, तो आप देखते हैं बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं जो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, बार बार व्याख्या करते रहते हैं, अपनी बात को दोहराते हैं। इसको क्या माना जाएगा? ये जो कम्युनिकेशन के जो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं, ये उनको ना मानने जैसा होगा। ठीक है, इससे अगर बार बार आप एक ही चीज़ को दोहराते रहेंगे बार बार, तो इससे छात्रों में जो है जो शिक्षण कार्य है वो मतलब एक तरीके से क्या होता है, प्रभावित होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है और जो दंड है, इसके संदर्भ में क्या धारणा है? शिक्षक अधिकतर दंड का प्रयोग करते हैं, ये बात सही नहीं है। अगर पुरस्कार का प्रयोग कर रहे हैं तो छात्र शीघ्र ही प्रलोभनों को प्राप्ति के ढंग से देखते हैं। भाई एक तरीके से बच्चे को लालच ही दिया जाता है पुरस्कार के माध्यम से, ताकि वो बच्चा उस पुरस्कार को पाने के चक्कर में, पाने के लिए जो है थोड़ा सीखे। ठीक है, पूरी तरह से नहीं आ पाता, लेकिन अल्टीमेटली उसको लाना अधिगम यानी सीखने की तरफ ही होता है। प्रश्न अगला देखेंगे। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? ये प्रश्न आप पहले से भी जानते हैं, इसका उत्तर भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, बच्चों का प्रथम अध्यापक होते हैं पेरेंट्स, माता पिता। उत्तर सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी विद्यालय के औसत छात्रों को प्राप्त होने वाला निर्देशन किस बात पर निर्भर करता है? भाई जो कक्षा में शिक्षक होता है, पूरी डिपेंडेंसी बच्चों की, उनके निर्देशन की, गाइडेंस की एक शिक्षक के ऊपर ही होती है। उत्तर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे? चलिए इसका भी अगर हम देखें, बच्चों की जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में होता है बच्चों का, और उनकी क्षमताएं जो हमें नज़र आती हैं, वो व्यवसाय चुनने में थोड़ा मदद करती हैं बच्चों के, वो किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। प्रश्न अगला। सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ मिलता है? एक साथ जो खेल खिलाए जाते हैं, ग्रुप्स में जो इवेंट्स कराए जाते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, गेम कराए जाते हैं बच्चों को, उनसे क्या लाभ मिलता है? तो उत्तरदायित्व निभाने के लिए गुण का विकास, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग, नियम पालन का अभ्यास, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। चलिए ये होगा यहाँ तक प्रश्न। कल की जो क्लास होगी हमारी वो बाल विकास की होगी। बाल विकास को हम शुरू करेंगे, इसमें पहली क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, चलिए सारे लोग उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा इसको भी। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।